Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So from today I'm going to start a very interesting, a very fascinating journey of introductory statistics for economics for BA Economics Honors Semester 1. देखिए स्टैटिस्टिक्स के कोर्स का पूरा इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले दे चुका हूं कि क्या क्या सिलेबस है। अभी 2022 में डीयू ने जो नया सिलेबस लॉन्च किया है अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022, उसके अकॉर्डिंग अब हम सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं बेसिक टॉपिक्स जो हम ये चैप्टर पढ़े। चैप्टर 1 फ्रॉम योर रीडिंग जेएल डेवोर। चैप्टर का नाम है ओवरव्यू एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बहुत बेसिक सी बातें हैं। हो सकता है इनमें से ऐसा बहुत कुछ हो जो आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसा जो आप ना जानते हो। तो आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी में स्टैटिस्टिक्स की, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स, तो पहले हमें चाहिए डेटा। कुछ लोग डाटा बोलते हैं, ठीक है। जब मैं क्लास में सामने बच्चों को बैठा के पढ़ाता था तो इस बात पे बड़ा मजा आता था पूछने में, बताओ भाई क्या है, डेटा है कि डाटा है। तो अलग अलग आंसर मिलते थे। खैर, नाउ व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? डेटा जो है वो फैक्ट्स हैं, नंबर्स हैं, ठीक है, या वैल्यूज हैं आप कह सकते हैं, या कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं विच हैव बीन कलेक्टेड। तो कुछ फैक्ट्स या नंबर्स या ऑब्जर्वेशन जिनको हमने कलेक्ट किया है वो क्या है? डेटा है। जैसे आप एज मालूम करना चाहते हैं, आपने एज को कलेक्ट किया, वो डेटा है। आपने इनकम को ऑब्जर्व किया, कलेक्ट किया, वो डेटा है। आपने डेटा जो होता है आप आगे जाके पढ़ेंगे, आगे स्टैटिस्टिक्स के बाद आप इकोनोमेट्रिक्स पढ़ेंगे। कुछ वैल्यूज होती हैं जो क्वालिटेटिव होती हैं, जिनको क्वांटिफाई करना आसान नहीं होता, वो क्वालिटेटिव होते हैं, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि कोई वर्कर है वो हार्ड वर्किंग है। कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो कि बहुत हार्ड वर्किंग नहीं होते, एवरेज वर्किंग होते हैं, उनकी वर्किंग होती है। और कुछ वर्कर ऐसे होते हैं बड़े लेथार्जिक होते हैं। तो ये क्वालिटी है जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग इस सेमेस्टर में जो डेटा की बात करेंगे वो डेटा बेसिकली ऐसा होगा जिसको हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन आगे जाकर हम जब इकोनोमेट्रिक्स में पहुंचेंगे और कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं वहां पर, हम क्वालिटेटिव डेटा की बात भी करेंगे। तो पहले लिखते हैं डेटा क्या है। डेटा रिप्रेजेंट्स फैक्ट्स, डेटा रिप्रेजेंट्स फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स collected together collected together for reference and analysis। ऐसे फैक्ट्स, ऐसी वैल्यूज, ऐसे स्टैटिस्टिक्स जिसको कलेक्ट किया है रेफरेंस के लिए, जिसको कलेक्ट किया है एनालिसिस के लिए, वो डेटा है। अब ये एनालिसिस क्या है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये सब इस सब्जेक्ट के दौरान हम पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे, आगे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। ये डेटा होता है, ये कई तरह का हो सकता है। जैसे वी कैन हैव यूनिवेरिएट डेटा। यूनिवेरिएट, ये यूनिवेरिएट डेटा क्या है? हमारे पास ऐसा डेटा जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वी हैव ओनली वन वेरिएबल, वी कॉल इट यूनिवेरिएट डेटा। जैसे सिर्फ हम एज की बात कर रहे हैं, एक डेटा है जिसमें हम सिर्फ एज कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, जिन बच्चों ने अभी डीयू में एडमिशन लिया आपके कॉलेज के अंदर, इको ऑनर्स के अंदर, पता लगाइए उनकी एज कितनी है। सबकी एज पता लगाइए, एक जगह पे नोट कर लीजिए। आपने जब ये नोटिंग करी है तो आपके पास एक ही वेरिएबल है, डेट, एज। तो ये जो है ये है यूनिवेरिएट डेटा। यूनि मतलब होता है सिंगल, यूनि मतलब क्या होता है? सिंगल। और वेरिएट तो ऑब्वियसली क्या है? वेरिएबल है। तो लिख लीजिए, a univariate data set, a univariate data set consists of observations, a univariate data set consists of observations on single variable। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे एज की बात कर लेते हैं। आप एज पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। कोई बच्चा अभी क्लास में जिसने एडमिशन लिया वो 17 ईयर्स का है, कोई 18 का है, कोई 17.5 ईयर्स का है, कोई 18.5 ईयर्स का। ऐसे जब आपने सबकी एज को, कोई 17 ईयर्स 1 मंथ का है, कोई 17 ईयर 4 मंथ्स का, ऐसे सबकी एज आपने एक जगह लिख ली, तो ये जो डेटा सेट आपने बनाया ये यूनिवेरिएट है। ऐसे एक होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग बाइवेरिएट डेटा। बाय
वेरिएट डेटा। बाय मतलब बाय बाय नहीं, बाय मतलब टू। जैसे आप बचपन में बताते ना, बाई साइकिल, ट्राई साइकिल, दो पहिए हैं तो बाई साइकिल, तीन पहिए हैं तो ट्राई साइकिल। बाय मतलब क्या होता है? टू। आपने पढ़ी थी बाइनोमियल थ्योरम, जहां दो टर्म्स थी, एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन, याद है? बाय टू। बाय वेरिएट डेटा, अ डेटा सेट which consists of observations on two variables, a data set which consists of observation on two variables। दो variables के ऊपर अगर इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं क्या? बाइवेरिएट डेटा। और इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे एज है या फिर मार्क्स हैं। आपको मैंने कहा, आप पता लगा आपके कॉलेज में जो बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया है इको ऑनर्स में, उनकी एज कितनी है। साथ में ये भी पता लगाओ कि उनके 12th में मार्क्स कितने आए थे। जब आप ये दोनों चीजें एक साथ लिखते हैं, एक बच्चा जिसके 17 ईयर्स की एज है उसके मार्क्स आए थे 95%, 18 ईयर्स की जिसकी एज है उसके मार्क्स आए थे 98%, 17.5 ईयर्स वाले जिसकी एज है उसके मार्क्स आए थे 98.1%। तो ऐसे जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो क्या है? बाइवेरिएट, दो वेरिएबल साथ साथ चल सकते हैं। ऐसे तीन वेरिएबल हो सकते हैं, ट्राई वेरिएट, टेट्रा वेरिएट, पेंटा, हेप्टा, ठीक है, सॉरी पहले हेक्सा, फिर हेप्टा, फिर ऑक्टा, फिर नोना, फिर डेका। हंसना मत ये नंबर हम लोग इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बेसिकली स्टैट्स में हम लोग बायोवेरिएट पे रुक जाएंगे। लेकिन अगर हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीवेरिएट, मल्टीवेरिएट डेटा। डेटा सेट विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल, जिसमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, उसको बोलते हैं क्या? हम मल्टीवेरिएट डेटा। ठीक है, हम, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, हम लोग स्टैटिस्टिक्स में प्राइमरीली मेनली जो यूनिवेरिएट डेटा है उसी पे काम कर रहे होंगे, और लेटर ऑन आगे जाके हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, ठीक है, कोरिलेशन पढ़ेंगे, वहां पे हम बाइवेरिएट डेटा की बात करेंगे। उससे पहले हम लोग प्राइमरीली सिंगल वेरिएबल के ऊपर ही सब काम कर रहे होंगे। दो से ज्यादा वेरिएबल हम यहां नहीं पढ़ेंगे। अब मैं, जैसे मैंने कहा, स्टैट्स के बाद आगे जाके एक सब्जेक्ट आता है इकोनोमेट्रिक्स, वहां पे फिर आप मल्टीवेरिएट डेटा को स्टडी करते हैं, वो काफी आगे की बात है, अभी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो डेटा है, ये डेटा या तो हो सकता है फ्रॉम पॉपुलेशन या हो सकता है फ्रॉम सैंपल। पॉपुलेशन एंड सैंपल। पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन मतलब ये नहीं कि कितने लोग धरती पर हैं, ऐसा वो पॉपुलेशन नहीं। पॉपुलेशन इज यूनिवर्स। जो भी वैल्यूज अकर करती हैं वो सब पॉपुलेशन। इट कैन बी नंबर ऑफ पीपल, इट कैन बी इनकम, मार्क्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो आप सिंपली बात समझ लीजिए, पॉपुलेशन इज यूनिवर्स। पॉपुलेशन क्या है? यूनिवर्स। ठीक है, लिख लीजिए, पॉपुलेशन इज द यूनिवर्स। ऑल पॉसिबल वैल्यूज विच अ वेरिएबल कैन टेक कंस्टिट्यूट द पॉपुलेशन। एक वेरिएबल जितनी भी वैल्यूज ले सकता है वो पॉपुलेशन। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से मैं इस बात को आपको समझाता हूं। आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, आपकी लोकेलिटी में ऑब्वियसली कुछ और भी लोग रहते होंगे, अकेले तो आप रहते नहीं है। अब आपकी लोकेलिटी में जितने भी लोग रहते हैं, मान लीजिए वहां पर 10,000 फैमिलीज रहती हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 फैमिलीज वहां रहती हैं। क्या ऐसा होगा कि उन सब की इनकम एक बराबर हो, सब एक बराबर पैसा कमाते हो? ऑब्वियसली इसका आंसर नो है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं, कुछ लोग कम कमाते हैं। तो उन 10,000 लोगों की अगर पॉपुलेशन को मैं रिकॉर्ड कर लूं अपने पास, तो वो क्या है? आपकी लोकेलिटी की पॉपुलेशन। आपकी लोकेलिटी की ऑब्वियसली जैसे जैसे आप एरिया साइज बड़ा करेंगे तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन साइज ही बड़ा होता जाएगा। लेकिन फॉर द रेफरेंस टू बिगिन विद, अगर मैं ये मानना चाहता हूं कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, मान लीजिए वहां 10,000 फैमिलीज हैं, उन 10,000 फैमिलीज की इनकम को अगर मैं अपने पास रिकॉर्ड करता हूं, तो दैट रिकॉर्डिंग इज समथिंग विच इज नोन एज पॉपुलेशन। अब मैं आपको टास्क देता हूं कि जाओ बेटा, हर एक घर का डोरबेल बजाओ, एक पेपर लेके जाओ, उसमें जाकर एंट्री करवा के लाओ कि क्या पॉपुलेशन है, क्या इनकम है आपकी। अब
जब आपको ऐसा टास्क दिया जाए तो क्या लगता है कि आप ये काम कर पाएंगे पूरा? इस काम को पूरा कर पाने में बहुत संदेह है, बहुत डाउटफुल है ये कि आप पूरा कर पाएंगे, या कोई भी आपने कोई भी किसी भी आदमी को कहा जाए बड़ा मुश्किल है काम पूरा कर पाना। क्यों? बहुत सारी वजह है। एक दिन में मान लीजिए आप 50 लोगों से मिलते हैं, तो 10,000 लोगों से मिलने के लिए आपको कितना समय चाहिए होगा? आप कहेंगे सर मुझे पढ़ना भी तो है, मैंने इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, इतना मुश्किल कोर्स है, अगर मैं रोज रोज अगर 20 दिन भी जाऊंगा तो मैं 1,000 लोगों से मिल पाऊंगा। सिर्फ एक दिन में 50 लोगों से मिल पाता हूं। 20 डेज खर्च करूंगा तो 1,000 लोगों से मिल पाऊंगा। 10,000 से मिलना है 200 डेज, उतने में तो मेरा सेमेस्टर ही बीत जाएगा, अगले सेमेस्टर में पहुंच जाऊंगा। पढ़ूंगा कब? पॉपुलेशन को, पूरे डेटा को इकट्ठा करना कभी कभी क्या होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टाइम लेता है। इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकती है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है, और कई कई पॉपुलेशन ऐसी होती हैं जो हमारी रीच से बाहर होती है, हम स्टडी नहीं कर सकते। जैसे साइंटिस्ट जब स्टडी करते हैं, यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, स्टार्स को स्टडी करते हैं, प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं, तो कितने स्टार्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कौन जानता है, किसको पता है? ठीक है, इस डेटा को तो हम अगर अपनी लाइफ लगाना भी चाहें तो एक लाइफ क्या कितनी लाइफ लगा दे तो भी स्टडी नहीं कर पाएंगे। कुछ पॉपुलेशन ऐसी होती है जो इनफाइनाइट होती है। तो पॉपुलेशन को स्टडी करना हमारे लिए मोर ऑफन देन नॉट, ज्यादातर मामलों में मुश्किल होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द एंटायर पॉपुलेशन, और यहीं से ये सब्जेक्ट जो है शुरू होता है। आपको मैंने कहा कि जाके अपनी लोकेलिटी में पता लगाओ कि लोगों की इनकम कितनी है। अब आप क्या करते हो, आप हर घर में जाने की बजाय आप ये देखते हो कि मैं हर एक गली में, मान लीजिए वहां पर आपकी लोकेलिटी में 20 स्ट्रीट्स हैं, आप हर स्ट्रीट में जाते हैं और रैंडमली किन्हीं 2 घर की बेल बजाते हैं और उनसे इनकम पूछ के आ जाते हैं। ऐसा करने में आपने 40 हाउसेस की इनकम कलेक्ट करी, ठीक है, और वो नोट करके आप आ गए कि सर मेरे लोकेलिटी में मैंने रैंडमली 40 हाउसेस सिलेक्ट किए और उन 40 हाउसेस की इनकम ये आ रही है, एवरेज इनकम ये आ रही है। तो अब आपने क्या किया, आपने उस पॉपुलेशन में से कुछ वैल्यूज को कलेक्ट किया, इसको बोलते हैं हम सैंपल। क्या बोलते हैं इसको? सैंपल। मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें इन सब के डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तो आपको इसलिए मैं डिक्टेशन नहीं दे रहा हूं पॉपुलेशन की सैंपल, बस एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, वो सवाल लिख के दिया हुआ है। तो अब सैंपल क्या है? सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज कलेक्टेड इन सम प्रेस्क्राइब्ड मैनर। किसी प्रेस्क्राइब्ड मैनर में अगर आप कलेक्ट करते हैं, कोई मैनर आपने प्रेस्क्राइब, जैसे मैंने आपको कहा आपने एक गली में, एक स्ट्रीट में जाके रैंडमली 2 घरों की बेल बजाई, उनसे आपने इनकम पूछ ली, तो ये क्या है? आपने एक सैंपल कलेक्ट कर लिया, राइट? सैंपलिंग की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी इस सेमेस्टर में हम लोग सैंपलिंग नहीं पढ़ने जा रहे हैं, अगले सेमेस्टर में सैंपलिंग आएगी तो वहां पे पढ़ेंगे सैंपलिंग की टाइप्स क्या होती हैं, कितनी तरह की सैंपलिंग होती है। अभी मेरा आपको जो टास्क था वो ये था बताना कि सैंपल होता क्या है। तो सैंपल एक पॉपुलेशन का सबसेट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। सैंपल एक पॉपुलेशन का क्या है? सबसेट है, जिसको हम कलेक्ट कैसे करते हैं? विच इज कलेक्टेड इन सम प्रेस्क्राइब्ड मैनर, जिसका प्रिस्क्रिप्शन है, उस मैनर में। जैसे मैंने प्रिस्क्रिप्शन दिया, आपने तय कर लिया कि एक स्ट्रीट में 2 घर में जाना, बेल बजाना, उनसे इनकम पूछना और आ जाना। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बताता हूं कि जब इलेक्शंस होते हैं ना, इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, हर साल इलेक्शन हो रहे होते हैं, एक साल में कई बार इलेक्शन होते हैं। तो जब इलेक्शन होते हैं तो आप देखिए इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन जिस दिन खत्म होते हैं उस दिन न्यूज चैनल वाले चालू हो जाते हैं, एग्जिट पोल, एग्जिट पोल, इस पार्टी को इतनी सीट आएगी, इस पार्टी को इतनी सीट आएगी, इस पार्टी को इतनी सीट आएगी, एग्जिट पोल बताते हैं। वो करते क्या है? वो सैंपलिंग करते हैं। इलेक्शन तो एक पॉपुलेशन प्रोसेस है जहां पे आप, हर आदमी को फ्रेंचाइज है कि वो जाके वोट देकर आएगा, ठीक है। कोई जाता है नहीं जाता वो उसकी अपनी चॉइस है, जाना चाहिए, जो नहीं जाते अपनी वजह से नहीं जाते, लेकिन उनको राइट है। तो आप जो इलेक्शन कमीशन जो कंडक्ट कर रहा है वो तो पॉपुलेशन स्टडी कर रहा है। न्यूज चैनल के पास थोड़ी इतने रिसोर्सेज है कि हर आदमी से पूछ सके बताओ किसको वोट दिया। वो क्या करते हैं, एक पोलिंग बूथ के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और उस पोलिंग बूथ के बाहर खड़े होकर जो बाहर लोग निकल रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं बताओ भाई किसको वोट देकर आए हो, बीजेपी को देकर आए हो कि कांग्रेस को देकर आए हो। उनमें से कुछ लोग जो उनको बताते हैं वो अपने पास नोट कर लेते हैं
और उसके बेसिस पे रिजल्ट पता लगाते हैं। मान लीजिए उन एक कंस्टिट्यूएंसी में 10 लाख लोग थे, उन्होंने उनमें से 500 लोगों से पूछा और उन 500 के बेसिस पे वो रिजल्ट की प्रिडिक्शन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस जो उन्होंने 500 वैल्यूज ली हैं, ये क्या है, सैंपल है। और ये जो प्रिडिक्शन वो कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, ये भी बताऊंगा अभी आपको। ये जो प्रिडिक्शन वो कर रहे हैं, जो एग्जिट पोल का रिजल्ट बना रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं बताऊंगा अभी आपको आगे चल के। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, दो तरह की स्टैटिस्टिक्स है, एक है डिस्क्रिप्टिव, एक है इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं हम लोग। कैलकुलेशंस कर रहे हैं भाई, आपने जो डेटा आपको मिला उस डेटा को आपने हिस्टोग्राम बना दिया। अगर मैं आपको एक रॉ डेटा दे दूं एज का, आपके कॉलेज में जितने बच्चों ने एडमिशन लिया उन सबका डेटा आपको लिख के दे दूं, तो आपको शायद उतना पता ना चले कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि ऑन एन एवरेज एज जो आपके कॉलेज के बच्चों की है वो 18 ईयर्स है, जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उनकी एवरेज एज 18 ईयर्स है, तो आपको एक आइडिया लग गया कि ज्यादातर बच्चे जो 18 के आसपास होंगे। या मैं एक आपके सामने अगर हिस्टोग्राम बना दूं कि 17 ईयर्स वाले इतने बच्चे हैं, 18 वाले इतने बच्चे हैं, 19 वाले इतने बच्चे हैं, तो आपको एक आइडिया लग गया। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव डेटा में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में हम लोग किसी एक वेरिएबल को डिस्क्राइब करते हैं, उसके फीचर्स को, उसकी प्रॉपर्टीज को कंप्यूट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। इन्फ्रेंशियल में क्या करते हैं, जो एग्जिट पोल वाले करते हैं, डेटा लिया उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करते हैं, पॉपुलेशन की प्रिडिक्ट करते हैं, इस पार्टी को इतनी सीट्स मिलने वाली हैं, इन्फ्रेंस बनाते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे जो उन्होंने सैंपल लिया उस बेसिस पे एक रिजल्ट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। तो आपको जब मैंने बोला कि अपनी लोकेलिटी में जाओ और सब लोगों की इनकम पता लगा के आओ, आपने 40 घर सिलेक्ट करे और उनकी इनकम पता लगा कर आ गए, इसके बेसिस पे हम एक अंदाजा लगाते हैं कि आपकी लोकेलिटी में रहने वाले लोगों की इनकम कितनी होगी। ये जो हम एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं पॉपुलेशन की फ्रॉम सैंपल डेटा, सैंपल पहले पॉपुलेशन से कलेक्ट करा, उसके बेसिस पे हम जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्या, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हैं हम लोग, डेटा की प्रेजेंटेशन करते हैं, हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, डॉट प्लॉट बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, हम और बहुत सारे डायग्राम्स हैं जो आप पढ़ेंगे। इसके अलावा हम एवरेजेस कंप्यूट करते हैं, मीन कंप्यूट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करते हैं, हम इसके बाद स्क्यूनेस कंप्यूट करते हैं, कोरिलेशन कंप्यूट करते हैं, सब डिस्क्रिप्टिव है। और इनके बेसिस पे अगर हम किसी पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो इन्फ्रेंशियल है। ठीक है, लिख लीजिए। Descriptive statistics focuses on describing the visible characteristics of a variable, describing the visible characteristics of a variable or data set. It presents raw data, raw मतलब जो एक किसी फॉर्मेट के बिना डेटा आपके पास है, इट प्रेजेंट्स रॉ डेटा, जो किसी भी फॉर्मेटिंग के बिना जो डेटा आता है वो रॉ है। जैसे आपने एक नंबर एक पेज पे एज लिखते गए, इसकी एज 17 साल, इसकी एज 16 साल, इसकी एज 18 साल, इसकी एज 18 ईयर्स 1 मंथ, ऐसे जो आप लिखते जा रहे हैं एक पेज पे, मान लीजिए 500 लोगों की एज लिख डाली, वो रॉ डेटा है। इट रिप्रेजेंट्स रॉ डेटा into some meaningful presentation, for example in form of a histogram or a dot plot or a pie chart, or it may also find some statistics from it, for example computing mean, standard deviation, skewness, etc. ठीक है, अब इन्फ्रेंशियल क्या है, व्हाट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, it takes data from a sample, and make predictions, inferences about the population, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस इंटरवल, एटसेट्रा। समझ के इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो अब इसमें एक
लास्ट पार्ट और है जो हमको डिस्कस करना है, और वो है इन्यूमरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडीज। इन्यूमरेटिव एंड एनालिटिक स्टडीज। मैं इसको डिफाइन करूंगा अभी, पहले एक एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। कहानी क्या है, देखिए एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर है, एक ऐसा आदमी जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है। अब ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग इज ए सीरियस बिजनेस, यू नो। ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि आपको किसी ने बोल दिया और आपने शेयर खरीद लिए। हो सकता है ऐसे किसी को प्रॉफिट हो भी जाता हो, लेकिन नॉर्मली ऐसे लोगों को नुकसान होता है जो किसी के कहने पर स्टॉक्स खरीदते हैं और बेचते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए आपको फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जिनका आपको नॉलेज, उनकी स्टडी आपके पास होनी चाहिए। उसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते और सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। अब एक ट्रेडर है, हम अज्यूम करते हैं उसके पास नॉलेज है, उसने फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स को पढ़ा हुआ है। उसने अपने लिए कुछ स्ट्रैटेजीज डिवाइस की हुई हैं, स्ट्रैटेजीज बनाई हुई हैं। ऐसा होने पर ऐसा करूंगा, ऐसा होने पर ऐसा करूंगा, ऐसा होने पर ऐसा करूंगा। अब वो स्ट्रैटेजी उसने बनाई कैसे, इसके लिए उसने कुछ कैलकुलेशन करी है। वो स्ट्रैटेजीज बनाते समय उसने क्या करी, कुछ कैलकुलेशन करी है। वो हमारी इन्यूमरेटिव स्टडी है। जब आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो इन्यूमरेटिव स्टडी है। और उसके बाद वो ऑब्जर्व करता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी किस सिचुएशन में ज्यादा बेनिफिशियल होती है। अगर वर्ल्ड मार्केट में ये सिनेरियो चल रहा है तो ये स्ट्रेटेजी बेनिफिशियल है, वर्ल्ड मार्केट में वो सिनेरियो चल रहा है तो सेकंड स्ट्रेटेजी बेनिफिशियल है, थर्ड सिनेरियो में ये थर्ड स्ट्रेटेजी बेनिफिशियल। तो जब आप ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जहां आप कैलकुलेशन नहीं करनी, अब आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे, अब आप एनालाइज कर रहे हो कि किस सिचुएशन में कौन सी स्ट्रेटेजी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ये एनालिटिकल स्टडीज है, ठीक है, समझ गए बात को। तो इन्यूमरेटिव में हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन का पार्ट करते हैं, जैसे मीन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, हम कोरिलेशन निकालते हैं। सब कैलकुलेशन जब कर रहे हैं वो इन्यूमरेटिव है। और एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एनालिसिस में हम लोग एनालाइज करते हैं किस सिचुएशन में क्या बेनिफिशियल रह सकता है। अब देखो, आप कहोगे सर पिछले बारे में भी तो आपने अभी कहा था डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल, क्या वो सेम नहीं है? नहीं, अलग है। इन्फ्रेंशियल में आप प्रिडिक्शन करते हैं, यहां प्रिडिक्शन नहीं करते, यहां आप एनालिसिस करते हैं कि ऐसा होने पर ये ज्यादा बेनिफिशियल है, रिलेटिवली ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आप एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में ये करना चाहिए, उस सिचुएशन में वो करना चाहिए, लेकिन आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे कि रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है। देखो ट्रेडिंग जो है, अब जिसमें एग्जांपल ट्रेडिंग के लिए उसी की बात करूं, ट्रेडिंग जो है यहां पर क्या है कि एक आप श्योर नहीं कह सकते कि आप इतना रिटर्न कमा के ही लेकर आ जाएंगे बाजार से। हाँ, लेकिन आप एक अंदाजा लगाते हैं कि इस सिचुएशन में ये ज्यादा बेनिफिशियल है। बार बार अगर सिचुएशन ऐसी आएगी और मैं ये स्ट्रेटेजी यूज करूंगा तो मैं मोर और लेस प्रॉफिट में ही निकलूंगा। ये एनालिसिस है, ठीक है। जबकि इन्फ्रेंशियल में आप प्रिडिक्ट करते हैं कि एवरेज रिटर्न कितनी होगी, एवरेज रिस्क कितना है स्ट्रेटेजी का, वो सब जो आप करते हैं तो वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। यहाँ पे हम कंप्यूटेशन नहीं कर रहे कोई भी एनालिटिकल में, हम बस एनालाइज करते हैं कि कौन सी सिचुएशन में क्या ज्यादा बेहतर होगा। जो हमने प्रोसेस बनाई उस प्रोसेस की स्टडी को एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। इन्यूमरेटिव स्टडीज आर स्टडीज विच इन्वॉल्व computations, studies which involve computations, for example computation of mean, computation of variance, computation of skewness, ठीक है, computation of risk, computation of returns, कुछ भी हो सकता है। whereas analytical studies do not involve computations, they involve the study of the process, they involve the study of the process, जो process है उसकी study यहां पे हम लोग करते हैं। एंड इन एनालिटिकल स्टडी वी ट्राई टू इम्प्रोवाइज द प्रोसेस, हम जो प्रोसेस को इम्प्रोवाइज, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं कि क्या करना चाहिए, इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कोच है, बैटिंग कोच है, वो देख रहा है मेरा जो स्टूडेंट है, कोच है तो ऑब्वियसली जिनको वो सिखा रहा है वो स्टूडेंट है उसके, मेरा जो स्टूडेंट है वो बार बार इस बॉल पे आउट हो जाता है, इस बॉल पे आउट हो रहा है, बार बार इस बॉल पे आउट हो रहा है। तो अब वो उस अपने स्टूडेंट को सिखाएगा इस सिचुएशन में आपको ऐसे हैंडल करना है इसको,
अगर ऐसी बॉल आती है तो ये करना चाहिए। मैं क्रिकेटर नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या वो सिखाएगा, लेकिन मतलब एक उसने रिसर्च किया अपने स्टूडेंट की, उसने एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया, इस बॉल पे बार बार आउट हो रहा है, तो वो सिखा रहा है कि देखो अब आपको ऐसे करना चाहिए। अब यहाँ कुछ कंपटीशन नहीं कर रहे, उसने उसकी प्रोसेस को स्टडी किया और उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। ये एनालिटिकल स्टडी है। समझ के बात को, क्लियर है? तो आज की जो क्लास थी इसका पर्पस आपको एक बस एक इंट्रोडक्शन देना भर था, सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट से। एग्जामिनेशन में इसमें से कुछ आएगा, आई एम वेरी डाउटफुल। इस लेवल पे इन चीजों का एग्जाम में आने का चांस बहुत ही कम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% चांस है कि नहीं ही आएगा, कई बार आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव या इन्फ्लुएंशियल डेफिनेशन लिखने को बोल देता है, या उनके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस करने को बोल देता है थ्योरी में, ठीक है। और अब तो 2022 में नया एक बार से सिलेबस आ गया, तो सब चीजें नई हैं, देखना पड़ेगा कि भाई क्या वो इस टॉपिक को एग्जाम में पूछना भी चाहते हैं नहीं। लेकिन मोर और लेस अब तक का अगर हम देखें, ये टॉपिक्स अक्सर रहे हैं इको ऑनर्स में। स्टैट्स तो मैंने बताया था पहले भी जब आपको इंट्रोडक्टरी क्लास दी थी, सेमेस्टर 1 में भी रही है, 2 में भी रही है, 3 में भी रही है, सब सेमेस्टर में घूम कर आई है। तो ये टॉपिक अक्सर रहा ही है सिलेबस में, मगर इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं, बहुत कम चांस है क्वेश्चन आने का। इसके नेक्स्ट क्लास से जो टॉपिक्स पढ़ेंगे हिस्टोग्राम वगैरह, उसका क्वेश्चन आता है, तो वो उसके लिए नेक्स्ट क्लास का वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। होपफुली ये सारी कहानी आप लोग समझ गए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई बात आप जानना चाहते हैं, हम लोग रेगुलरली डाउट सेशंस कंडक्ट करते हैं, लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं। और उन लाइव सेशन जो हमारे पास सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं, उन लाइव सेशंस के लिंक उनको आते हैं, उस लिंक के थ्रू वो ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज को हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और आप अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरी, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर कर दूं। राइट, ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।